हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अब क्लास 12th के आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है वैद्युत रसायन। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पे देखेंगे, कुछ बेसिक इनके क्या रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, लैक्लेंचे सेल हो गए। तो कुछ यहाँ पे सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन है एक टॉपिक, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन है, वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। विलोमतः विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल रिएक्शंस को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है, जो स्वतः अग्रसरित नहीं होती हैं बच्चों, जो सेल्फ अपने आप वो रिएक्शन नहीं होती, उनको मोटिवेट करने के लिए किया जा सकता है, या उनको स्वतः अग्रसरित कर नहीं होती हैं, उनके लिए ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला इसका टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड जो टॉपिक दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लास 11th में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था कि कक्षा 11 के एकक 8 में जो यूनिट 8 था, उसमें हम डेनियल सेल की संरचना, किसकी संरचना बच्चों, उसमें हम डेनियल सेल की संरचना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कि कार्यविधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डेनियल सेल की कार्यविधि के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं, तभी आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो क्या है कि यह सेल निम्नलिखित रिडॉक्स, अब आप बात कर चुके हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया आखिर है क्या, वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नया टर्म है, ये भी हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में ये कहा जाता है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो केमिकल एनर्जी है बच्चों, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो डेनियल सेल की सबसे खास बात है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, डेनियल सेल की सबसे खास बात क्या है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन, डेनियल सेल। जहां पे बच्चों डेनियल सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, डेनियल सेल, ये सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी के साथ समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि डेनियल सेल जो है, ये कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है आपका ये डेनियल सेल। हम लोग बात कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। यहाँ पे क्या है कि ये इस तरह से
इक्वेशन दी हुई है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन जो है एक्वस के फॉर्म में होंगे, जिंक सॉलिड कॉपर आयन एक्वस कन्वर्ट होता है या चेंज होता है किसमें, जिंक प्लस में और एक्वस और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि जिंक से किसमें जा रहे हैं, Zn प्लस में, जिंक से किसमें जा रहे हैं, Zn प्लस में। तो ध्यान से देखिए कि जिंक से Zn प्लस में जा रहे हैं और कॉपर आयन से कॉपर प्लस 2 में सॉलिड में जा रहे हैं। तो अगर ये जिंक से आप जा रहे हैं Zn प्लस 2 में, तो कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका अगर बढ़ता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ता है, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन आपका। और अगर कॉपर से +2 चार्ज से 0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, तो वो है रिडक्शन, वो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्या है कि अगर हम इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो ये देखिए कि पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि डैनियल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, जिंक Zn, दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि यहां पे Zn जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 प्लस प्लस एक्वस, ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Zn प्लस 2 एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड में। बच्चों यही देख लीजिए, आपकी ऊपर वाली इक्वेशन यही है कि जिंक सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 में। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो रहा है, आप जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक 0 से +2 स्टेट में जा रहा और कॉपर +2 स्टेट से 0 पे जा रहा, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये हो रही है, बढ़ रही, इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं पे इंक्रीज करती है बच्चों, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, घट रही है, तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं रिडक्शन, वहां पे हो रहा होगा रिडक्शन। तो जिंक सॉलिड से अगर जिंक एक्वस +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पे किस कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन। लेकिन अभी बहुत बेसिक चीज है, हम बता रहे हैं आपको कि आप ये चीजें 11th में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा तो ऑक्सीडेशन है। कॉपर ये 0 स्टेट में था, 0 से किस में जा रहा, +2 स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा। +2 से ये 0 स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस पूरी केमिकल रिएक्शन में इसे हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे दोनों टॉपिक एक साथ हो रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ पे हो है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे रिडॉक्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। आप क्या कह रहे हैं, चलिए जनाब, तो यहाँ पे देखते हैं कि Zn + 2 कॉपर +2 आयनों की सांद्रता 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया जाए या होती है, तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। यहाँ पे जो ये युक्ति दिखाई गई है, इसे गैल्वेनी या वोल्टी सेल बोलते हैं। तो ये आपको दिखाया गया बच्चों कि यहाँ पे गैल्वेनी या, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, गैल्वेनी सेल की डेफिनेशन क्या है। गैल्वेनी सेल की डेफिनेशन आप देख लीजिए कि विद्युत जब जिंक +2 चार्ज कॉपर तथा कॉपर +2 चार्ज Zn +2 एंड Cu+2 आयनों की सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है 1 मोल कर दिया जाए, 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, तो इसकी विद्युतीय विभव 1.1 होता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों 1.1 होता है।
इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। इसे गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहा जाता है, जहां पे ये सिचुएशन डेवलप कर दी जाती है कि उसका जिंक +2 आयन और कॉपर +2 आयन की जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर क्यूब या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दिया जाए, और विद्युत विभव इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों 1.1 वोल्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। यदि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत वाय विभव लगाया जाए, तो गैल्वेनी सेल में एक उल्टा विपरीत डायरेक्शन में बाहर से कोई इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया जाए, वाय विभव लगाया जाए, तो यहाँ पे एवं इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए, लगाया जाए और धीरे धीरे, एकाएक ना बढ़ा दिया जाए बच्चों, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो हम देखते हैं कि क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वाय विभव कितना नहीं हो जाता, 1.1 नहीं हो जाता। 1.1 वाय विभव तब तक जब तक नहीं हो जाता तब तक ये केमिकल रिएक्शन जो है वो और चलती रहती है। इस स्थिति में अपक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब ये हो जाएगा तो इस स्थिति में विद्युत अपक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी एवं सेल में जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। वाय विभव में कोई भी अतिरिक्त विद्युत अपक्रिया को पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर। अब इससे ज्यादा 1.1 से ज्यादा अगर हम कर दें तो विद्युत इसमें ज्यादा बढ़ोतरी का अतिरिक्त वृद्धि अपक्रिया को पुनः विपरीत दिशा में बहने के लिए बाध्य कर देती थी, विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। अब यह एक विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह विद्युत अपघटनी। तो सेल बच्चों इस तरह से दो तरह से होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेल हम दो तरह से, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जब ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो वहां पे ये जो है किस तरह से वर्क करने लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है, जो कि एक स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अपक्रिया को विद्युतीय ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। दोनों ही सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एवं हम इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन आगे हम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये आपको आपके सामने डेनियल सेल के बारे में दिखाया गया। डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या दिखाया गया देखते हैं कि इसमें दो कंटेनर लिए गए हैं। एक तो ये है जिसमें जिंक का विलयन ZnSO4, जिंक का विलयन मानते हैं ZnSO4 रखा गया, और दूसरे में CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन रखा गया, कॉपर सल्फेट के लवण का विलयन रखा गया। तो एक में विलयन हमने लिया ZnSO4 और दूसरे में कॉपर सल्फेट CuSO4 रखा गया। अब बीच में बच्चों एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है सॉल्ट, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज का काम है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है, जो ये सोल्यूशन है बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, कहीं किसी भी सोल्यूशन में आयन ज्यादा ना बढ़ने पाए, वो काम करता है लवण सेतु। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे Zn+2 देखिए बच्चों वर्क कैसे होता है, आगे फिगर में हम दिखाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने ये दिया हुआ है कि इसमें क्या है, तो ये दिया हुआ है कि क्या हुआ है कि यहाँ पे वाई जो आउटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आउटर इलेक्ट्रोड जो लगाया गया है, उसमें कैसे हम इसको दिखाएंगे कि कंपेयर करके दिखाया गया कि अगर 1.1 से ज्यादा हो जाए वाई विभव और 1.1 से कम हो जाए या एग्जैक्टली 1.1 रख दिया जाए तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेल जो आपके सामने ये दिखाया गया है डेनियल सेल। तो बच्चों ये जो डेनियल सेल आपके सामने दिखाया गया है इस पे लगने वाला वैद्युत धारा कैसे बहेगी या वैद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखिए आपके सामने एक जिंक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो दोनों उसी के सोल्यूशन में। कहने का मतलब जिंक का सोल्यूशन है तो जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का सोल्यूशन है तो कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जिस चीज का सोल्यूशन है उसमें उसी चीज का इलेक्ट्रोड हम डिप करके रखेंगे और दोनों को हम आप एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों को जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है बच्चों वो होता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब उस पे एनोड होता है। एनोड पे अभी हम बात करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। कैथोड पे अभी हम बात करेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए कंपेयर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब वाय
जो विभव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों वो 1.1 से कम हो जाए या 1.1 से कम रखा जाए, तो ये सारी सिचुएशन है। ये एनोड लिखा हुआ है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, जिंक का एनोड है, ये कैथोड लगा हुआ है, कॉपर का है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड को क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोड अब सॉल्ट बेस लगा हुआ, अब इसमें हम वाई जो पोटेंशियल है 1.1 से कम रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपको दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, कॉपर छड़ की ओर जा रहे हैं। अतः विद्युत धारा जिंक की ओर प्रवाहित, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो ये चीज खास बात याद रखना बच्चों कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको कॉपर बहता हुआ, जो इलेक्ट्रॉन के बहने की अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कैथोड की तरफ चल रहे हैं, तो करंट हम यहाँ से इधर की तरफ दिखाएंगे, ये करंट फ्लो कर रही है कॉपर से जिंक की तरफ जा रही है। तो अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। ये तो ठीक है कि अगर हमने वाई पोटेंशियल जो है, वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 से कम लिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे जिंक को छोड़ के, यानी कि जिंक पे क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, जिंक से अलग जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा, और इस पे जा रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रहा। इस पे क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा रिडक्शन। तो कहने का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये देख रहे हैं आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इसीलिए Zn+2 चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है, Zn+2 चार्ज डेवलप हो रहा। तो Zn+2 चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। जिंक एनोड पर घुलता है, जिंक कहाँ से, एनोड पर से घुलता है, तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित, यहाँ कॉपर जाके इस पे एक्यूमुलेट हो जाता है बच्चों, यहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, और जबकि जिंक आ जाता है एक्वस फॉर्म में जिंक के आयन पे। पूरी सिचुएशन कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने ये देखिए दो इस तरह से बनाए गए, और अब इसमें हमने क्या लिया बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोड लिया जो कि किसका है, जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने यहां से लिया जो कि किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये होगा, ये एनोड होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक चीज याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज। ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह, कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये रिडक्शन इस पे होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो पर्टिकुलर आयन लिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे ये ZnSO4 का सोल्यूशन है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है ZnSO4 का, और ये CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट। अब जब यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, जब इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज आपके सामने दिख रहा होगा, सॉल्ट ब्रिज में बना दे रहा हूँ, ये है सॉल्ट ब्रिज, इसका ये इस तरह से सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ। जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इधर से इधर क्या जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और करंट जो फ्लो करती है बच्चों, करंट इधर से इधर। कब, जब ये जो है वाई इलेक्ट्रोड 1.1 से कम हो, इससे कम हो, कम रखी जाए। अब क्या होगा कि ये जो इस पे जिंक आयन है, जिंक टूट टूट के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये टूट के कहाँ पे, जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, Zn+2 एक्वा सोल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन इस पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये कॉपर इस फॉर्म में जाके इस पे डिपोजिट होने लगेगा, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ डिपोजिट Cu के फॉर्म में सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड के फॉर्म में इसके चारों तरफ डिपोजिट होने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे वही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल 1.1 से कम रखा जाए, 1.1 से कम रखने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ होगा, और वैद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ प्रवाहित होगी। एनोड जिंक से घुल के कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा कॉपर, जबकि इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, निक्षेपित हो जाता है या होता है। दूसरी सिचुएशन आपके सामने है कि जब
वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्टली 1.1 कर दिया जाए, इसको 1.1 कर दिया जाए तो करंट बिल्कुल भी इनमें इलेक्ट्रॉनों अथवा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस सिचुएशन में बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना ही कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी, यानी कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन है अगर ये ज्यादा कर दिए, वाई इलेक्ट्रोड 1.1 से ज्यादा कर दिए जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से किस तरफ इस बार हो जाएगा, जिंक की तरफ, तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर। इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर को चलेंगे इलेक्ट्रॉन, और दूसरी सिचुएशन में इस डायरेक्शन में क्या चलेगी, करंट। जिंक तथा जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगा। अब इस बार जिंक यहां से उठ के जिडन इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, जस्ट इसकी उल्टी डायरेक्शन, और कॉपर यहां से निकल के Cu+2 फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड से घुलता था कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है, कॉपर इलेक्ट्रोड में घुल जाता है, जो कॉपर का सोल्यूशन है उसमें घुल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये 1.1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सिचुएशन हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो ये यहाँ पे था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक का टॉपिक अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।